ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसीज का मीनिंग क्या होता है? जब इमरजेंसी पीरियड में ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो हेल्प की जाती है एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो फोर्स होती है, गवर्नमेंट होती है, वो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती है उनकी जान बचाने के लिए, जिससे उनकी डेथ ना हो। इसके लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसी की जाती इमरजेंसी पीरियड में। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, वोल्केनिक इरप्शंस हो गए, ठीक है। ये सारी की सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, और कहीं पे कोई भी फायर लग गई कहीं पे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या फिर ह्यूमन डिजास्टर्स होते हैं, उनकी वजह से ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, ठीक है। तो उस इमरजेंसी पीरियड में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, दे हेल्प ईच अदर। तो दैट इज नोन एज द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसीज। उसी को बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसीज। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज जनरली एक्सेप्टेड टू मीन द एड्स एंड द डिजाइन टू सेव लाइफ, ठीक है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है, वो जनरली इसका मीनिंग जो होता है वो होता है लाइफ को सेव करना, सफरिंग एंड मेंटेनिंग एंड प्रोजेक्ट ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग एंड इन द आफ्टरमेथ्स ऑफ द मैन-मेड क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। मैन-मेड क्राइसिस की वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्या किया जाता है? ह्यूमन बींग्स की लाइफ को सेव किया जाता है। Prevents and strength for the occurrence of such situations. It makes it out from other forms of the AIDS and the foreign existence in that it should be guided by the principles, ठीक है। ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज विच प्रिंसिपल इज टू बी फॉलोड इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसीज? फर्स्ट वन इज ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमैनिटी सेव ह्यूमन लाइव्स एंड सफरिंग वेन एवर दे आर फाउंड, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी मीन्स होता है ह्यूमन लाइफ को सेव करना। Impartiality, what do you mean by the impartiality? Is the soul on the basis of the needs without discrimination between or within affective population, ठीक है। That is known as the impartiality. Means कोई भी partiality नहीं की जाती है जब human beings को फ्लड के समय पे या फिर अर्थक्वेक के टाइम पे, वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे उनकी लाइफ जब सेव की जाती है, तो उस टाइम पर कोई भी, सभी लोग बराबर होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल इन द फ्रंट ऑफ, इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सभी लोगों की हेल्प करती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द इम्पार्शियलिटीज। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलिटीज। न्यूट्रलिटीज मतलब होता है एक्शन विदाउट forming any sides in the armed conflicts or the other disputes. That is known as the neurality. Next one is independence. Independence का meaning होता है the autonomy of humanitarian objectives from the political, economical, military or other objectives that any action may hold with regards or to be the areas where humanitarian action is to be being implemented, ठीक है। इंडिपेंडेंस का मीन्स होता है द ऑटोनॉमी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, military or other objectives that is to be action is to be implemented, that is known as independence। उसी को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसी। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जब लोगों की हेल्प की जाती है, ह्यूमन बींग्स की हेल्प की जाती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। फर्स्ट वन इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों की लाइफ को सेव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एलिमेटिव सफरिंग, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज एलिमेटिव सफरिंग। The second point is the objectives of humanitarian assistance is alleviative sufferings. उसके बाद में minimize the economic cost of the conflicts, disasters and
displacements, humanitarian assistance is provided on the basis of needs according to the principles of the universally impartialities and human dignities. ठीक है, this is the third objective of humanitarian assistance in emergency. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि मिनिमाइजेस द इकोनॉमिक कॉस्ट, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसे मिनिमाइज किया जाए, डिजास्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मिनिमाइज किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स according to the principles of universalities, impartialities and human dignity. This is also the main objectives of the humanitarian assistance in emergencies. Next one is humanitarian and disasters relief existence, the role of United Nations. जो United Nations है उनके क्या क्या रोल है regarding to the humanitarian assistance and relief existence इसके लिए. We organizes the millions of peoples who count as there vary the 1 billion peoples affected by the hungers, the 10 of the billions forced to homes because of the disaster and conflicts. इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर भी हुए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर की वजह से, ठीक है, नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से लोग अपने घरों से बेघर भी हुए हैं और अपने घर वालों से दूर भी हुए हैं, ठीक है। whenever there is a disaster, जब भी जो डिजास्टर्स होते हैं और अब ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज होती हैं, द यूएन ग्राउंड प्रोवाइडेड रिलीफ सपोर्ट एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है रिलीफ सपोर्ट एंड एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट व द वॉर की वजह से जो भी पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हुई है, वेदर की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी का इम्पैक्ट जो है वो लोगों की हेल्थ के ऊपर आता है, एजुकेशन के ऊपर आता है, न्यूट्रिशन के ऊपर आया है एंड बेसिक शेल्टर के ऊपर इनका जो है साइड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द यूएन इज देयर, इट इज डिफरेंट, ठीक है, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, इज डिफरेंट, तो डिफरेंट पॉलिसीज इज टू बी फॉलोड बाय द यूनियन एंड डब्ल्यूएचओ for the humanitarian assistance in emergencies. First one is through the Food and Agriculture Organization of the UN, ठीक है, FAO जिसे बोला जाता है, फूड इज मेड अवेलेबल टू दोज हु माइट अदरवाइज स्लेवर, ठीक है, तो फूड प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों तक खाना पहुंचाता है जो लोग इमरजेंसीज में नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करता है लोगों तक खाना पहुंचाना, ठीक है, पीपल्स को फूड प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट वन इज द यूएन हाई कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन हाई कमिश्नर है फॉर द रिफ्यूजीज का है, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन है, हेल्प्स इन द अरेंजिंग कैंपस एंड अदर फैसिलिटीज, वो क्या करता है, हेल्प करता है अरेंजिंग कैंपस एंड अदर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए एंड मेंटेन देम फॉर दोज हु हैव बीन फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, ठीक है, तो यूएन कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज के लिए उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो लोग माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाना, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड यूएन कमिश्नर फॉर द रिफ्यूजीज के लिए एक दूसरा प्रिंसिपल फॉलो होता है, सेकेंड प्रिंसिपल इज टू बी फॉलोड फॉर द रिफ्यूजीज। नेक्स्ट वन इज व्हेन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड इन द मिडेस्ट ऑफ द वॉर के बीच में जब कोई भी वुमेन है, कोई भी चिल्ड्रन है, कोई भी मैन है, जब वो ट्रैप्ड किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करती है यूएन का क्या वर्क रोल होता है, the secretary generals and his respective helps zone of the peace for the delivery of humanitarian aids and the union जो यूनियन यूएन है, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को जब उन्हें ट्रैप किया जाता है एट द टाइम ऑफ वॉर, वुमेन्स हैं चाहे वो चिल्ड्रंस हैं चाहे वो मैन्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है, वो प्रिंसिपल कौन सा है, यूएन सिस्टम और सच ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज एज द इंटरनेशनल
फेडरेंस ऑफ द रेड क्रॉस एंड रेड सोसाइटी। ठीक है, तो जो रेड क्रॉस है एंड रेड सोसाइटी इज हेल्पफुल फॉर द men, women and children when they are trapped in the midst of the war. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प करती है, हेल्प प्रोटेक्ट दोज डिस्प्लेस्ड नेचर एंड मैन-मेड डिजास्टर्स फॉर द डिजीजेस। ठीक है, तो WHO का रोल क्या है, हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है लोगों को नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर से। नेक्स्ट वन इज दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस जो फंड आता है जिसे हम बोलते हैं UNICEF। ठीक है, तो ये है हमारा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस के लिए जो फंड आता है, बच्चों के लिए जो फंड प्रोवाइड करती है यूनाइटेड नेशंस, प्रोवाइड एजुकेशन फॉर प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से, डिफरेंट नॉर्म्स प्रोवाइड करना, डिफरेंट आपके जितने भी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है वो प्रोवाइड करवाना फॉर द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस हु हैव बीन uprooted by the calamities, and when it is the time to begin building the national united national development programs start किए गए हैं for the प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है, इज देयर टू इंश्योर दैट द रिकवरी प्रोसेस हैज अ फर्म्स एंड स्टेबल फूडिंग। ठीक है, तो लोगों को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से नेशनल चिल्ड्रंस फंड प्रोवाइड करवाना, दैट इज WHO का यूनाइटेड नेशंस के ये कुछ नॉर्म्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है द ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स ऑफ द UN सिस्टम्स are overseen and facilitated by the officers for the coordination of humanitarian affairs। ठीक है, जो ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो होते हैं उन्हें लोगों को डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करना, ऑफिसर्स की सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ की प्लेयर्स इन कोऑर्डिनेटिंग दिस एग्जिस्टेंस इन द इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमीशन, जिसे हम IASC के नाम से जानते हैं, इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमीशन फंड, which began together all major humanitarian assistance both within the outside the UN system. So that is known as the a player in coordinating this existence is the interagency standing commission. ठीक है, next one is beyond all the UN systems works to prevent disasters whenever possible where natural or man made। ठीक है, तो UN सिस्टम जो है वो वर्क करता है जितनी भी डिजास्टर्स हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ मेजर मैन मेड कॉजेज ऑफ ह्यूमन पेन्स इज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, बोथ के लिए मेजर मैन मेड जो कॉजेज होते हैं वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में, एंड द UN वर्क्स ऑन द diplomatic front to prevent and resolve the human tendency of the war. Next one is it helps country set up early warning systems to get them to prepare for an expected elements, and the UN is the forefront of the adding the priorities of the climatic changes in the environment, so the natural disasters situation worldwide। ठीक है, तो ये जो UN सिस्टम है इट वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स and protected life of the human beings by जनरल असेंबली रिजोल्यूशन स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2008 के अंदर, जिसमें वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के थ्रू ये इसे ऑब्जर्व किया गया है एनुअली ऑन 19 अगस्त। बाय जनरल असेंबली रिजोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था आपका 22 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द नेशनल डिजास्टर रिडक्शन is observed on the second Wednesday of the October। भी आपके ये फिक्स है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से रिलेटेड, इट इज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं।
उसके बाद में आता है मैग्मा जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, मैग्मा जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो आपका मैंने अभी कंप्लीट जो कराया है वो आपको करवाया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसी। इमरजेंसी पीरियड में जो लोग होते हैं उन्हें किस तरीके से हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट और डिफरेंट जो फोर्सेस होती हैं वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती हैं। ठीक है, उन्हें प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर फूडिंग देना, प्रॉपर उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये सारी के सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं किसके थ्रू? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन इमरजेंसीज के थ्रू। नेक्स्ट आता है मैग्मा जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स। दिस इज द चैप्टर नंबर 6। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगेन आई रिपीटेड दिस टॉपिक। मैग्मा जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स। मैग्मा क्या होता है? मोल्टेड रॉक्स होती हैं। ठीक है, मोल्टेड लावा होता है जो कि अर्थ के नीचे से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा के फॉर्म में, दैट इज नोन एज द मैग्मा जनरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स का मीनिंग क्या होता है? जो इग्निशियस रॉक्स फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं? जो भी रॉक्स होती हैं, जब ये मैग्मा जनरेट होता है, जब ये कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो एक तरीके से एक इग्निशियस रॉक्स ये फॉर्म करता है जिसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं थ्रू द मैग्मा। ठीक है, जो भी ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर मैग्मा जो अर्थ के नीचे से मॉल्टेड फॉर्म में निकल के आता है, वो एक फॉर्म जब वो कूल डाउन हो जाता है, अर्थ के बाहर जब निकलेगा, जब वो कूल डाउन पोजीशन में होगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, उस टाइम पे तो हॉट होता है बहुत ज्यादा। उसके बाद जब ये कूल हो जाता है तो वो एक तरीके से इग्निशियस रॉक्स को फॉर्म करता है। ठीक है, दैट इज नोन एज इग्निशियस रॉक्स, उसी को हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। तो मैग्मा इज मोल्टेड रॉक। ठीक है, मैग्मा जो होती है वो मोल्टेड रॉक्स होती है, फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे होता है ये। ठीक है, दैट उसके जो भी टेम्परेचर होता है विच अ रॉक मेल्ट्स इज अफेक्टेड बाय कंपोजिशन, pressure and water. Primarily, a very hot liquid is to be formed, which is called a melt. It is formed from the rocks in the earth lithosphere. ठीक है, तो अर्थ का जो लिथोस्फीयर प्रोपोर्शन होता है, लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ, which is the outermost shell of the earth crust and upper part of the mantle, that is known as the मैग्मा। ठीक है, जो मैग्मा निकल के आता है फ्रॉम द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मीन्स होता है द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज आउट मोस्ट शेल ऑफ द अर्थ। अर्थ जो क्रस्ट होती है, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज द अर्थ क्रस्ट लेयर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द मैग्मा जो निकल के आता है वो अर्थ क्रस्ट से निकलता है, और अर्थ का जो लेयर होती है जैसे कोर लेयर और मेंटल लेयर जो होती है वहां से निकलता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हॉट लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज यूजुअली कंटेन बिट्स एंड पीसेस ऑफ द मिनरल्स दैट हैव बीन मेल्टेड और हैव सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में निकलता है? बिट्स एंड पीसेस ऑफ द मिनरल्स दैट हैव मेल्टेड or have solidification from the malted states. ठीक है, as the magma there are also many different gases dissolved in magma. मैग्मा के अंदर बहुत सारी जो गैसेस होती हैं वो ऑलरेडी डिसॉल्व होती हैं मैग्मा के अंदर। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है इसका, और लिक्विड फॉर्म में होता है जो मैग्मा। मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये मैग्मा, एक्सट्रीमली हॉट होता है, जो कि आपका 700 सेल्सियस से लेकर के 1300 सेल्सियस तक का होता है। ठीक है, और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में काउंट करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आपका 1292 फ़ारेनहाइट है, और से लेकर के 2372 फ़ारेनहाइट तक इसका जो है हॉट होता है, इतना हॉट होता है 700 सेल्सियस और 300 सेल्सियस तक जा करके ये मैग्मा जो है हॉट होता है। ठीक है,
दिस हीट्स मेक्स वेरी फ्लूइड एंड डायनेमिक सब्सटेंस। ये एक तरीके से जो बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये गर्म होने के बाद जब ठंडा होता है, कूल पोजीशन में आता है, तो उस टाइम पर ये इग्निशियस रॉक्स का रूप धारण कर लेता है। इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द मोल्टेड मैग्मा आफ्टर द solidification, ठीक है, able to create new landforms and physical and chemical transformation in the variety of different environment. Formation of the magma, how the magma is to be formed by the natural process. नेचुरल प्रोसेस से मैग्मा किस तरीके से फॉर्म होता है? तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री जनरल लेयर्स। ये अर्थ जो है हमारा थ्री जनरल लेयर्स में डिवाइडेड है। First layer of the earth is, that is the crust layer. Second layer, that is the core layer. And third layer, that is the mantle layer, ठीक है। थ्री लेयर्स होती हैं अर्थ की। मोस्ट ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट लेयर आर सॉलिड। जितनी भी मेंटल और क्रस्ट लेयर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। और जो कोर लेयर होती है इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म में होती है मोस्टली, ठीक है। तो डिफरेंट इन द मेंटल एंड कोर क्रस्ट एंड कोर लेयर कॉजेज मैग्मा टू फॉर्म इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो डिफरेंट वेज में जो आपका मैग्मा होता है वो फॉर्म होता है। फर्स्ट आता है डिकम्पोजिशन, मेल्टिंग। स्केप्स रिकॉर्ड्स का मीन्स क्या होता है? जो मैग्मा होता है, लीव्स आर कॉन्टिन्यूअस ऑफ द अपवर्ड क्रस्ट इन टू मेजर वेज, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्लीवेज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैग्मा कैन ऑल्सो एक्सट्रूड इनटू अर्थ एटमोस्फेयर। उसके बाद में आता है आपका जो मैग्मा चैम्बर्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्मा चैम्बर्स? In area where temperature, pressure and the formation allow, magma can collect in magma chambers, ठीक है। तो जो मैग्मा चैम्बर्स होते हैं वहां पे मैग्मा कलेक्ट होता है। एंड मैग्मा चैम्बर्स सिट फॉर ब्रीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। दैट इज नोन एज द मैग्मा चैम्बर्स। उसके बाद में इफ मैग्मा चैम्बर्स एनकाउंटर एन enormous amount of pressure, it may have frustrated। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैग्मा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्मा आर टू बी गिवन। फर्स्ट वन इज मैफिक मैग्मा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैफिक मैग्मा के बाद है इंटरमीडिएट मैग्मा। मैफिक मैग्मा का मीनिंग क्या होता है? मैफिक मैग्मा हैज रिलेटिवली लो सिलिका, ठीक है। जो मैफिक मैग्मा होता है उसमें जो सिलिका होती है वो लो अमाउंट में होती है, लो सिलिका कंटेंट्स होते हैं। रफली 50% एंड हायर कंटेंट्स इन द आयरन एंड मैग्नीशियम, जिसमें 50% हायर कंटेंट्स इन आयरन एंड मैग्नीशियम होता है। दिस टाइप ऑफ मैग्मा हैज ए वेरी लो गैस कंटेंट्स एंड लो, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे लो गैस कंटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट मैग्मा। इंटरमीडिएट मैग्मा हैज हाईली हायर सिलिका, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिका होता है। कंटेंट्स दैट मैफिक मैग्मा, दिस रिजल्ट इन अ हायर गैस कंटेंट्स, ठीक है। इसमें जो गैस कंटेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा हायर होते हैं। इट मींस टेम्परेचर रेंजेस जो होती हैं वो 800 टू 1000 सेल्सियस तक होती हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मैग्मा, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज मैफिक मैग्मा, इंटरमीडिएट मैग्मा, उसके बाद में आता है फेल्सिक मैग्मा। फेल्सिक मैग्मा हैज द हाईएस्ट सिलिका, इसमें बहुत ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट पे सिलिका होती है, कंटेंट्स ऑफ ऑल द मैग्मा टाइप्स बिटवीन 75 to 70%. As a result, felsic magma also have the highest contents. ठीक है, तो जो felsic magma होता है उसमें हाईएस्ट कंटेंट्स होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इग्निशियस रॉक्स। हाउ द इग्निशियस रॉक्स इज टू बी फॉर्म्ड। इग्निशियस रॉक्स कैसे फॉर्म होती है? इग्निशियस रॉक्स आर मैग्मा दैट हैव बीन कूल्ड टू ए स्टेबल सॉलिड। ठीक है, तो इग्निशियस रॉक एक तरीके का मैग्मा होता है जो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तब वो ठंडा होता है, कूल हो जाता है, तो वो एक स्टेबल सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसी से इग्निशियस रॉक्स फॉर्म होती है। द इग्निशियस रॉक्स इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद में टू टाइप्स ऑफ आपके इग्निशियस रॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्टिव एंड नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव। ठीक है, इंस्ट्रक्टिव igneous rocks are those that include a low density area of another geographic formation। ठीक है, उसके बाद में आता है एक्सटेंसिक और एक आता है आपका इंटेंसिटिक। उसके बाद में igneous rocks are produced by the crystallization and solidification magma। जो क्रिस्टलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन मैग्मा होता है उसी से इग्निशियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स आपके सामने हैं। दिस इज द पिक्चर इन द फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद इग्निशियस रॉक्स, हाउ द इग्निशियस रॉक्स इज टू बी फॉर्म, कैसे फॉर्म्स हो रही है। इग्निशियस रॉक्स कैन हैपन व्हेन सेडिमेंट्री रॉक्स आर रीमेल्टेड। जब आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जब वो रीमेल्टेड हो जाती हैं तो उसी से आपका इग्निशियस रॉक्स फॉर्म होती हैं। दिस टेक प्लेस एट अ सबसिडेंट जोन्स। सबसिडेंट जोन्स अकर व्हेन वन ऑफ द अर्थ प्लेट्स मूव अंडर अनदर। एनी सेडिमेंट्री रॉक सेटल अप्स। ठीक है, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जब वो सेटल डाउन हो जाती हैं तो उसी से हमारी जो इग्निशियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है, दिस इज द पिक्चर ऑफ द इग्निशियस रॉक्स। ये आपके सामने जो है वो पिक्चर शो हो रही होगी इग्निशियस रॉक्स की। ठीक है, आप योर क्लास इज ओवर। हेलो, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फीस? आप लोगों की फीस जो है वो आपको डिपॉजिट करना है, इट्स कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसी के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, नाउ हेलो, 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 हेलो,